वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 9 अक्टूबर 2020 है, दिन है फ्राइडे और दिन की शुरुआत करेंगे विंसेंट वैन गोग। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विंसेंट वैन गोग जो हैं ये दुनिया के वन ऑफ द फेमस पेंटर हैं। जब तक वो जिंदा थे तब तक किसी को पता नहीं था कि विंसेंट वैन गोग इतने बड़े पेंटर हैं कि सदियों तक उनका नाम जो है वो लोग शान से लेंगे। विंसेंट वैन गोग के बारे में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि एक लंबे टाइम तक उनके जीवन में उनके जो मेन अटेम्प्ट्स थे या फिर उनका जो मेन प्रयास था वो यही था कि एक व्यक्ति अपना जो भी पोटेंशियल है तो कितना पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है, इसी चीज़ के ऊपर वो काम करते थे या फिर काम उन्होंने किया। तो उनका ये एक कोट है कि व्हाट वुड लाइफ बी इफ वी हैड नो करेज टू अटेम्प्ट एनीथिंग। हमारा जीवन कैसा होता या फिर कैसा हो जाएगा अगर हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ भी करने के लिए कुछ प्रयास, कुछ खास करके जब भी कोई नई चीज़ हम करते हैं तब हमें कुछ करेज की आवश्यकता होती है, थोड़े साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि नया जो है उसको हमने कभी ट्राई नहीं किया है। ये हमारे कंफर्ट जोन के बाहर की बात है। तो फियर ऑफ अननोन जो है ये बहुत ही नेचुरल है, लेकिन फियर ऑफ अननोन जो है ये एक प्रकार का बहुत ही पतला सा एक पर्दा है। हमें कुछ दिखाई नहीं देता या फिर धुंधला दिखाई देता है, लेकिन उस पर्दे को जब भी हम जितनी बार हमने उस पर्दे को तोड़कर जब हम बाहर निकले हैं तब हमने देखा है कि हमने कुछ नया और अच्छा ही अटेम्प्ट नया ही कुछ अचीव किया है, इज़न्ट इट? तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उतना साहस तो डेफिनेटली करें कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलकर कुछ नया अटेम्प्ट कर सकें। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। 16 अक्टूबर तक EMI की ऑफ़र भी अवेलेबल हैं। ऑफ़र के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे विंटर इज़ कमिंग। विंटर इज कमिंग जो है ये कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, लेटेस्ट डेटा ये बताता है कि कोविड-19 जो फर्स्ट वेव है कोविड-19 की, अब ये धीरे धीरे वीक होती जा रही है। एंड दैट्स ए गुड न्यूज़। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने मास्क फेंक दें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करें। नॉट एट ऑल। वेंसडे के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि एक्टिव केसेस ड्रॉप्ड नेशनली फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव डे। कंटिन्यूसली ये छठा ऐसा दिन था कि जो नेशनल पॉजिटिव जो केसेस थे, एक्टिव केसेस जो थे, वो हमें ड्रॉप देखने को मिला। एंड दैट्स अ गुड थिंग। 16 सितंबर से कंटिन्यूसली हमने जो 7 दिन की एवरेज है वो भी कम रजिस्टर हुई है। एवरी सिंगल डे जो केसेस रजिस्टर होते हैं वो भी, उसमें भी हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये फेस्टिव सीज़न के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि फेस्टिव सीज़न जो है ये इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे टाइम पर अगर कोविड-19 के केसेस ड्रॉप हो रहे हैं तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो चीज़ों को ख़रीद पाएंगे। कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उनको लगेगा कि चलो धीरे धीरे कोविड-19 के केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो एक बिग पिक्चर यही दिखाई देगा कि अब चीज़ें जो है वो जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, तो लोग चीज़ों को ख़रीदेंगे। अगर चीज़ों को ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। इस प्रकार की ज़्यादा चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को डेफिनेटली फॉलो करें। केरला की बात करें, आपको पता होगा कि हमारे देश में सबसे पहला केस जो है कोरोना वायरस का वो केरला में रजिस्टर हुआ था। और केरला एक ऐसा राज्य भी है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी केरला का था। इसलिए कोविड-19 को कंट्रोल करने में केरला का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, जिसके बारे में हम बात भी करते थे। लेकिन केरला की सिचुएशन जो है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ओनाम की फेस्टिवल को वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने थोड़ा लाइटली लिया और इसकी वजह से वहाँ पर केसेस जो हैं ऑल ऑफ द सडन ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की बात करें तो बहुत ही गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन वी ऑल नो कितना बड़ा होता है, राइट? लेकिन
इतना बड़ा नहीं था, मीन्स ना के बराबर था यू कैन से, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो महाराष्ट्र इसकी चुका रहा है। तो ऐसी गलती किसी भी राज्य को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी लोगों को, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम पर किसी भी प्रकार की लैक्सिटी या फिर किसी भी प्रकार की ढील जो है वो हमें नहीं बरतनी चाहिए, वरना वेस्ट बंगाल में इन्फेक्शन की एक सुनामी आ सकती है। तो जितने भी त्यौहार हैं ये सारे के सारे त्यौहार जो हैं, फॉर एग्जांपल जो दशहरा है, दिवाली है, तो वी हैव टू वेयर ए मास्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके बारे में बात की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया है, अवेयरनेस कैंपेन है, ताकि लोग जो है वो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस को, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, अपने हाथ धोएं। ये सारी चीज़ों करना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यूएसए और स्पेन में जो हुआ वहाँ पर सेकंड वेव कोरोना वायरस की आई, और ये सेकंड वेव जो है ये फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा खतरनाक थी। और इसी के साथ साथ अब वेदर भी जो है वो हमारे जो सीज़न है वो भी हम अब हमारे हमारे थोड़ा आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट चलेगा, क्योंकि विंटर राइट, सर्दियों का मौसम जो है, तो इसमें सर्दी ज़ुकाम ये सारी चीज़ें जो हैं, सीज़न चेंज जब होता है तो बहुत सारे लोगों को बुखार और ये सारी चीज़ें होगी। तो हॉस्पिटल के ऊपर भी इसका लोड बढ़ेगा, लोगों को भी डर पैदा होगा कि उनको आजकल ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अगर कोई 2 बार खांस भी ले तो लोग उनके सामने बहुत ही एक भयानक तरीके से देखते, लगता है कि क्या ये कोविड-19 की तो खांसी नहीं है। तो आई एम श्योर यू नो हाउ इट वर्क्स राइट। विंटर टाइम पर बहुत सारे लोगों को मीन्स केसेस जो है, सीजनल फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी जो भयानक बात है वो ये है कि नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है विंटर टाइम पर। हमें स्मॉग और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना दिल्ली और आसपास के एरिया में। तो इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली लंग्स के ऊपर होती है लोगों के, और ख़राब लंग्स या फिर वीक लंग्स और कोविड-19 जो हैं ये एक डेडली कॉम्बिनेशन फिर बन जाता है। तो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगी इन टर्म्स ऑफ सीज़न। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। वी कैनॉट टेक ए चिल पिल। सेकंड जो आर्टिकल है ये सीजरिंग द डीएनए। सीजरिंग द डीएनए का मतलब ये होता है कि डीएनए को आप कट कर सके, कट पेस्ट कर सकें, तो इसके ऊपर काम किया 2 महिलाओं ने, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक गर्व की बात है कि ये नोबेल पुरस्कार जो हैं ये इस बार ये नोबेल पुरस्कार जो हैं वो महिलाओं को दिया गया। मीन्स व्हेन आई एम सेइंग महिलाओं को, आई मीन टू से कि एक टीम जिसमें 2 महिला हैं, उन्होंने आज से 8 साल पहले ये CRISPR-Cas जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। और ये बताया जाता है कि बायोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर टूल है, एक प्रकार का एक टूल है जिससे आप डीएनए जो हैं उसको कट कर सकते हैं। और अब नए नए अप्रोचेस हैं कि डीएनए को कुछ चीज़ों को ऐड किया जाए, कुछ बदलाव किए जाए डीएनए में। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में पूरा जो जीवन का कोड है उसको हम रीराइट कर सकें। यू नेवर नो, इज़न्ट इट। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि डीएनए को एडिट किया जाएगा। जब डीएनए के बारे में पता नहीं था, देन वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि ये क्या है। जब इसके बारे में पता चला, और आज देखिए कि इन दोनों महिलाओं ने आज दुनिया को किस लेवल तक पहुंचा दिया है इनकी रिसर्च ने। और आप हमेशा से देखेंगे कि रिसर्च जो हैं, जितनी भी चीज़ें, जो फायर का इन्वेंशन हुआ, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, ये सारे, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन लोगों को इसके बारे में पता चल गया। मीन्स आप किसी भी रिसर्च को देखेंगे, कोई भी चीज़ जो हमें लगती है वाह इट्स आउटस्टैंडिंग, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई शक्ति आई और उस व्यक्ति को ऑल ऑफ द सडन, उस व्यक्ति ने कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचा है, उस फील्ड में काम किया है, कुछ ना कुछ प्रयास किए हैं, उससे ही क्रिएटिविटी, उससे ही आपको इनोवेशंस या फिर इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं। ऑल ऑफ द सडन आप कुछ नहीं करेंगे एंड आप ऐसे ही कुछ कर रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन आपको एरोडायनामिक्स के कोई रूल्स पता नहीं चल जाएंगे, क्योंकि आप उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। एनीवे, तो ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इसने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल दी है। और पिछले कई
सालों से, लगभग 6 सालों से यही प्रयास चल रहे हैं कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर या फिर ऐसे डिजीज़ जो हमें अपने पेरेंट्स में से मिल सकते हैं, तो ऐसे कुछ जीन्स को, ऐसे कुछ डीएनए को हम एडिट कर सकें, इसके ऊपर काम चल रहा है। 2016 की बात करें तो 2016 में चाइना में भी बहुत सारे ऐसे प्रयास होने लगे, और आपको पता होगा कि चाइना के एक रिसर्चर ने एक एम्ब्रियो जो है उसमें जीन्स को एडिट किया था, और HIV इन्फेक्शन से इम्यून बेबीज़ के जीन, उन्होंने इस फील्ड में काम किया। उन्होंने जो एक बच्चा जो था गर्भ में, तो उसके जीन को एडिट करने की कोशिश की और HIV इन्फेक्शन से इम्यून बनाने की कोशिश की। तो फिर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी सिर्फ एनिमल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें टेस्ट की जा रही है। वी डोंट नो कि इसके इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या होंगे। इसकी कोई ख़ास कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना यह है, एथिक्स कम्युनिटीज़ का कहना यह है कि हमें इस प्रकार की चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। एनीवे, ये जीन एडिटिंग जो है इसका इस्तेमाल खेती बाड़ी में किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में जो सीड्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदावार ज़्यादा अच्छी दे, ऐसे सीड्स, क्वालिटी अच्छी हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। और ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी ये जीन एडिटिंग जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और बहुत सारी नई नई चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। तो हेड्स ऑफ टू दिस टू लेडीज़। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी। अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी जो है ये रिक्रूटमेंट, नॉट रिक्रूटमेंट इज़ नॉट द राइट वर्ड, अपॉइंटमेंट इज़ द राइट वर्ड। आपको पता है कि इससे पहले, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि MPC, राइट, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर्स जो हैं ये RBI के होते हैं, और 3 मेंबर्स जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो 4 सालों की इनकी टेन्योर है, और अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जो 3 मेंबर्स थे उनकी टेन्योर ख़त्म हुई, और इसमें एक गैप हमें देखने को मिला। 9 अक्टूबर को, यानी कि आज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी 3rd बाई मंथली पॉलिसी, अब 3rd बाई मंथली पॉलिसी कैसे होती है, देखिए अप्रैल का महीना जो है 1 अप्रैल से हमारे देश के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2020 से, और ये 31 मार्च 2021, तो ये पूरा साल हो गया, राइट, 12 मंथ्स हो गए। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ख़त्म यहाँ पर होता है। तो हर 2 महीने में आपको देखने को मिलेगा कि RBI जो है वो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी लेकर आता है। तो ये जो बाई मंथली, तो ये 3rd ऐसी है, राइट। तो अप्रैल, पर उसके बाद कुछ डिले हुआ था, और ये 3rd है। नाउ द थिंग इज़ कि ये पहला ऐसा हमें पिछले कई सालों में अगर देखें तो इट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि रीसेंट पास्ट की बात करें तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि RBI ने अपनी बाई मंथली पॉलिसी या फिर रिव्यू जो है उसको डिले किया था। उसके पीछे मेन रीज़न क्या था? उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने टाइम पर ये 3 जो लोग हैं, 3 जो उनके मेंबर्स हैं, MPC के मेंबर्स, जिनको गवर्नमेंट सिलेक्ट करके अपॉइंट करती है, तो इनको टाइम पर सिलेक्ट नहीं किया था। एंड दिस इज़ नॉट अ राइट सिग्नल। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि कोविड-19 है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से पूरी दुनिया गुजर रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वक्त से पूरी इकोनॉमी और हमारा देश भी गुजर रहा है। ये बात सारी सच है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। लेकिन जब पहली बार MPC नॉमिनीज़, जब पहली बार MPC जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आया, तब जब गवर्नमेंट ने उस टाइम पर जो लोगों को सिलेक्ट किया था उनकी टेन्योर 4 साल की थी। तो आज से 4 साल पहले सरकार को पता था कि अगस्त 2020 में ये 4 मेंबर्स जो हैं, नॉट 4 मेंबर्स, सॉरी, अगस्त 2020 में ये 3 मेंबर्स जो हैं उनकी 4 सालों की ये जो टेन्योर है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी प्रोसेस जो है, इसकी शुरुआत थोड़ी गवर्नमेंट को जल्दी कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, और इससे एक रॉन्ग सिग्नल मार्केट को मिल सकता है। नए मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए हैं, या नॉट इलेक्ट बट सिलेक्ट किए गए हैं बाय गवर्नमेंट, दे आर असीमा गोयल, शशांका भिड़े, एंड यू हैव दिस जयंत R वर्मा। ये 3 मेंबर्स हैं,
और तीनों की प्रोफाइल अगर आप पढ़ें तो काफ़ी एक अच्छी प्रोफाइल वाले लोग हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सबसे बेस्ट लोगों को ही इसमें सिलेक्ट करेगा, नो डाउट। और लास्ट जो पॉलिसी रिव्यू आया तब से लेकर आज तक बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं। Q1 की बात करें तो -23.9% कॉन्ट्रैक्शन का रेट रहा। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, इनकम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, अपर लिमिट है 6%, तो उससे तो ऊपर ही इन्फ्लेशन का, रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। तो काफ़ी चैलेंजेस जो हैं ये नई एमपीसी के या फिर नए मेंबर्स और ओवरऑल ये जो फ्रेश एमपीसी हैं उनके सामने हैं। और गवर्नमेंट ने कुछ 12 लाख करोड़ रुपए का एक बोरोविंग प्लान तैयार किया है। इसमें अनफोर्सिन यानी कि ऑल ऑफ द सडन कोई इमरजेंसी के तौर पर भी पैसे खर्च करने पड़े तो उसके लिए भी सरकार जो है वो तैयार है। राज्य सरकारों के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन उनको टाइम पर नहीं मिल रहा है और पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो सारा डेवलपमेंट होगा वो आपके गांव में, आपके टाउन में, आपके शहर में होगा। और ये टाउन, गांव और जो शहर हैं ये आपके स्टेट में है, इज़न्ट इट? तो जीएसटी कॉम्पनसेशन स्टेट को अगर नहीं मिले टाइम पर तो फिर वो कोविड-19 के सामने, इकोनॉमिक डाउनफॉल के सामने कैसे लड़ पाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखना होगा आरबीआई की इस कमेटी को। और सरकार को, आरबीआई को भी फ्रेश स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए या फिर कभी भी ऐसी ज़रूरत, आवश्यकता हो सकती है। इनफैक्ट अभी बात करें तो आज के टाइम पर डिमांड जो है वो नहीं है। सरकार ने जो स्टार्टिंग में स्टिमुलस पैकेज जो पैकेज डिक्लेयर किए थे ये सप्लाई को लेकर थे, यानी कि फैक्ट्रीज, एमएसएमईज, इनको सपोर्ट करने के लिए थे। और ये कोई गलत बात नहीं है, दैट्स ओके। तो अब धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बैक टू नॉर्मल प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें करने लगी हैं। लेकिन अगर लोगों के पास पैसे हैं या फिर नहीं हैं, और पैसे हैं और ख़र्च नहीं कर रहे हैं, या फिर पैसे नहीं है इसलिए वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है डिमांड। तो डिमांड अगर कम है तो आपकी सप्लाई कितनी भी ज़्यादा हो, राइट, चीज़ें रोटेट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को गरीबों के हाथ में, मिडिल क्लास के हाथ में, या फिर टैक्स कंसेशंस या फिर कुछ भी करके बहुत सारे इसके टूल्स हैं। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे इनके हाथ में देने चाहिए ताकि कंज्यूमर्स जो हैं वो चीज़ों को ख़रीदें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कीपिंग विजिल इवन ड्यूरिंग अनयूजुअल टाइम्स। इसका मतलब, ये जो टाइटल है इसका मतलब ये है कि भले ही ख़राब समय चल रहा हो लेकिन हमें चौकन्ना जो है वो रहना नहीं छोड़ना चाहिए। कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करें तो कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पीएसी ने कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, ये एक डायरेक्शन दिया है कि आप स्पेशल ऑडिट करें और देखें कि ये जो इक्विपमेंट परचेज़ किए गए हैं कोविड-19 के लिए, तो इसमें किस प्रकार की प्रोसेस फॉलो की गई है एंड थिंग्स लाइक दैट, सारी चीज़ें कि क्वालिटी क्या थी, प्राइस क्या थी, क्या उस प्राइस में दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, क्या इस प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, इससे इन्फीरियर अवेलेबल, वट एवर इट इज़। ये जो बेसिकली कोविड-19 के लिए अगर कर्नाटका सरकार ने पीपीई किट्स खरीदी हैं, दवाई खरीदी हैं, जो भी चीज़ें खरीदी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे हैं, मास्क खरीदे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइट डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, बेसिकली यही एक डायरेक्शन दिया गया है कि कैग का एक थरो ऑडिट हो इस चीज़ के ऊपर। The panel also asked the CAG to conduct an audit of expenditure incurred by the state government under the State Disaster Response Fund. CAG को सरकार ने जो खर्च किया है SDRF के अंडर जो खर्च किया है, तो ये खर्च जो है इसका भी ऑडिट करना है, ऐसा इस पैनल ने बताया है। अभी एलिगेशन ये लग रहा है कि 2000 करोड़ का वहाँ पर कुछ घोटाला हुआ है और ख़राब क्वालिटी के पीपीई, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स, मास्क और दूसरे ऐसे इक्विपमेंट जो हैं वो ख़रीदे गए हैं। अगर ये बात सच है तो ये एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि ऐसे टाइम पर कोई भी नहीं चाहेगा, करप्शन वैसे भी हम पसंद नहीं करते, भारत के लोग जो हैं उनकी मजबूरी है, आप कह सकते हैं। बट एनीवे, ऐसे ख़राब मौके के ऊपर तो बहुत सारे जो करप्ट लोग हैं वो भी पैसा नहीं लेते, सोचते हैं कि नहीं ऐसे मौके पर तो पैसे उनके भी एथिक्स जो हैं वो जाग जाते हैं। और अगर आप एक तरफ देश में एक तो नेगेटिव माहौल है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, इकोनॉमी में एक नेगेटिव माहौल है, और ऊपर से अगर ऐसी चीज़ें सामने आएगी तो फिर लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स के ऊपर
भरोसा नहीं करेंगे। ऐसी बातें भी चल रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा मानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है कोरोना जैसा कुछ नहीं है और सरकार जो है वो WHO से सरकार को पैसे मिल रहे हैं इसलिए सरकार ये कर रही है एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो ये सारी चीज़ें, ये जो नेगेटिव बातें हैं, ये जो अफवाहें हैं, ये अफवाहों से बहुत सारे लोगों के अंदर एक भय पैदा हो जाएगा। वो इसको सच मान लेंगे और फिर अगर उनको कोविड-19 है तो भी वो कहेंगे कि नहीं जाना है सरकारी जगहों पर या फिर वहाँ पर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हमें नहीं भी है कुछ तो भी कोविड-19 ही डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि सरकार को कहीं से पैसे मिल रहे हैं, यू नो। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट इससे हो सकती है। तो आप सोचिए कि अगर आप हमें पता मीन्स ऐसा पता चले कि जिस राज्य में हम रहते हैं तो उस राज्य ने ऐसा घोटाला किया है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर अगर किसी को कोविड-19 होगा तो वो फिर वहाँ पर जाने से इनकार कर देंगे। इफ़ ऑडिटेड बाय द कैग देयर कैन बी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जब कैग इस चीज़ के बारे में अपना ऑडिट करेगा तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप थोड़ी बहुत छूट जो है वो मिलती है, थोड़ी बहुत लॉजिकल भी है कि आप ऑल ऑफ द सडन जो भी पीपीई किट मिलेगी तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें यही पीपीई किट ये स्टैंडर्ड की चाहिए। N95 मास्क नहीं मिल रहे हैं और अगर आपको लेट्स से N80 मास्क मिल रहा है फॉर स्टार्टिंग के लिए, कुछ ना होने से तो भला है N80 या फिर जो भी मास्क हैं वो हों, तो फॉर टाइम बिंग दैट्स फाइन। लेकिन फिर आप N95 के पैसे दिखाते हैं और देते हैं N50 या फिर उससे भी इन्फीरियर मास्क, तो फिर ये जो है वो ये लॉजिकल नहीं है। तो जब इस बार कैग ये पूरी चीज़ों को ऑडिट करेगा तो इससे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इससे बेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स का फॉलो करना, ये सारी चीज़ें, गवर्नेंस जो है ओवरऑल ये इम्प्रूव होगा। और ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है तो इस वेलनेस सेंटर्स में और पॉलीक्लिनिक्स में, लेबोरेटरीज में और हॉस्पिटल्स में प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट यानी कि चीज़ों को ख़रीदना, तो इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस और दवाई जो दी जाती है वो राइट क्वालिटी की है या नहीं। कैग के इस परफॉर्मेंस ऑडिट से हमें ये पता चलेगा कि चीज़ों को कितना एफिशिएंटली, कितना इफ़ेक्टिव तरीके से और कितना इकोनॉमिकली किया जा रहा है, और ये सच जो है वो सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, विनिंग बैक ट्रस्ट इन वैक्सीन्स। मिस्टर ट्रंप ने बार बार ये बताया था, ये ऐलान किया था कि मिड अक्टूबर से पहले कोविड-19 की दवाई जो है वो यूएसए में अवेलेबल होगी, क्योंकि 3 नवंबर को क्या है, 3 नवंबर को यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो इलेक्शन वो जीतना चाहते हैं, इस जीत के लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं, तो इसी कुछ भी करने के चक्कर में उन्होंने ये बता दिया कि हम मिड अक्टूबर से पहले दवाई जो है वो अवेलेबल, वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ताकि यू नो एक फ्रेश अगर कोई चीज़ें बाहर आती है, कोविड-19 हर किसी के दिमाग में है तो फिर, या फिर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है, तो फिर आप सोचिए कि आप इलेक्शन के टाइम पर एक वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं और आपके देश ने कोई दवाई निकाली है कोविड-19 को लेकर, तो फिर आपके दिमाग में वही एक, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मीन्स चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो मिस्टर ट्रंप को वोट देंगे, क्योंकि उनकी सरकार ने बहुत ही कम टाइम में एक, या फिर उनके टेन्योर में यूएसए की सरकार ने एक बहुत ही कम टाइम में एक दवाई जो है इसकी बना ली है, isn't it? लेकिन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया है, हैट्स ऑफ, राइट, क्योंकि एक बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से एफडीए काम कर रहा है, ये हमें नज़र आता है। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर वैक्सीन्स टू प्रिवेंट कोविड-19 ये रिलीज़ किया गया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो चीज़ मिस्टर ट्रंप बता रहे हैं, इसको डैश किया है, डैश यानी कि इसको रिजेक्ट किया है एफडीए ने। एफडीए ने ये बताया है कि जो फेज़ 3 के स्टडीज़ हैं उसका जो टाइम है वो लगभग 2 महीनों का तो होगा ही, कि आपने फेज़ 3 का ट्रायल किया और फिर 2 महीनों की वेट करेगी एफडीए, ताकि पता चले कि ये जो दवाई है, ये जो वैक्सीन है, इसकी क्या बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल है।
जब तक ये पता नहीं, मीन्स ये दिसंबर तक तो हम पहुंच ही जाएंगे एज पर FDA। तो दिस इज़ अ वेरी, मीन्स ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक तरफ यूएसए के सबसे पावरफुल यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि हमें इस टाइम पर दवाई मिल जाएगी, और वहाँ की जो अप्रूव करने वाली एजेंसी है उसने ये बता दिया है कि 2 महीनों का टाइम तो हम लेंगे ही। इतना तो वक्त जो है वो एटलीस्ट इतना वक्त कंप्लीशन के बाद, फेज़ 3 के कंप्लीशन के बाद इतना वक्त जो है वो दिया जाएगा ताकि बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल दवाई की पता चले। तो ये बराबर आप समझ लीजिए कि मिस्टर ट्रंप के, नॉट ट्रंप के खिलाफ, लेकिन ये जो विचारधारा है कि फटाफट आप एक दवाई पैदा कर दो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर इलेक्शन जीत जाओ, तो इसके खिलाफ FDA गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि किसी भी देश में अगर ये हुआ होता तो आई वुड से कि ये अच्छी बात है, क्योंकि जो एजेंसी, जो दवाई बनाने वाली, जो दवाई को अप्रूव करने वाली एजेंसी जो हैं, उसके बारे में जब लोगों को पता चलता है कि वो साइंस बेस्ड डिसीजन लेती है, क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी या फिर किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल प्रेशर के तहत ये एजेंसी नहीं आएगी, तो ये जो है ये विश्वास पैदा होगा लोगों के अंदर कि पॉलिटिक्स कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एजेंसीज जो है वो अपना काम करेगी। और FDA के इसी इनिशिएटिव से ट्रस्ट भी जो है वो लोगों के अंदर डेवलप होगा। इसी के साथ यूएसए के कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं, 9 ऐसी दवाई बनाने वाली कंपनीज जो हैं, रिसर्चर्स और दवाई बनाने वाली कंपनी, इन्होंने एक जॉइंट प्लेज भी किया था, आपको याद होगा। बताया था कि जब तक फेज़ 3 का ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता और उसमें उनको अगर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को जब तक नहीं मिलते, तब तक वो किसी भी अथॉरिटी के पास या फिर FDA के पास नहीं जाएंगे अप्रूवल के लिए। तो ये भी एक हाई एथिकल स्टैंडर्ड डिस्प्ले करता है, एक साउंड साइंटिफिक प्रिंसिपल हमें इसमें देखने को मिलता है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों की चिंता कर रही है। एंड आई एम श्योर मीन्स आप माने या फिर ना माने, लेकिन जो कंपनीज़ हैं, हमें लगता है कि कंपनी सारी चीज़ें पैसों के लिए ही करती हैं। ऑफ कोर्स पैसे जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट इज़ इम्पोर्टेंट, ये एक प्रकार का फ्यूल है। विदाउट फ्यूल आप कार नहीं चला सकते। इसी प्रकार से प्रॉफिट के बिना एक बिजनेस नहीं चल सकता, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है प्रॉफिट कमाना, लेकिन एथिकल तरीके से प्रॉफिट जो है वो आपको अर्न करना चाहिए। अनएथिकली बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो टाइम बिंग के लिए कमा लेते हैं, लेकिन एक वक्त आता है डेफिनेटली फिर वो गिर जाते हैं। तो जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनके जो ऑनर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ तो है ही, आपको देखने को मिलेगी कि वो सोसाइटी से लेना नहीं लेकिन कुछ देना चाहते हैं। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, आपका कुछ, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके ओपिनियन कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये 9 कंपनीज़ ने जो डिसीजन लिया है, तो मुझे, मेरा व्यू पॉइंट यही है कि इनके जो लीडर्स हैं उनकी ये एक क्वालिटी अच्छी रिफ्लेक्ट होती है कि वो पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। वरना ये मौका था उनके लिए कि वो करोड़ों रुपए कमा लेते, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, एथिक्स और सेफ्टी और इन सारी चीज़ों के साथ छेड़खानी जो है वो नहीं करेंगे। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इसको पढ़ लें। एक बहुत ही दुखद खबर है, हमारी यूनियन मिनिस्टर और LJP पार्टी के फाउंडर राम विलास पासवान साहब जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। और आप देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी दुख व्यक्त किया है, पूरे देश ने दुख व्यक्त किया है कि एक हमारे देश के एक नेता जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। और कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक न्यूज़ आइटम मैंने रिपीट हो गई है गलती से, लेकिन देखिए लुई ग्लॉक हैं, इनको 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। अभी कुछ ही टाइम में इंग्लिश लेक्चर डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।